हाय, वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 110 तक। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 91 में गिवन है कि दो हिल टॉप हैं ए और बी और वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ये हिल टॉप ए है और ये बी है। ये 20 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है और ये इंटरव्यू हो रहे हैं एक थर्ड टॉप सी के द्वारा। यहाँ पे गिवन है कि टॉप मोस्ट कंटूर जो है, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है हिल टॉप की, वो यहाँ पे सेम वैल्यू होगी। कंटूर है उसकी वैल्यू सेम है, इट मींस मैक्सिमम हाइट जो होगी वो सेम होगी तीनों की। इसलिए इक्वल इक्वल हाइट पे ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस है, ये तीनों सेम है। यहाँ पे पूछा लाइन ऑफ साइट ए बी है, वो सी के रेस्पेक्टिवली कैसे पास होगी। यहाँ पे डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है तो हम प्लेन सर्विंग करते हैं, ज्यादा होता है तो जियोडेटिक सर्विंग करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर। अगर हम 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर का एरिया लेते हैं तो 400 किलोमीटर स्क्वायर, तो एरिया ज्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पे जियोडेटिक सर्विंग करेंगे। या फिर हम इसको जो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस गिवन होती है उसके लिए से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर प्लेन सर्विंग होता तो लाइन ऑफ साइट उसमें हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। ए जो पॉइंट है उसके टेंजेंटली लाइन ऑफ साइट होगी, बट यहाँ पे जियोडेटिक सर्वे में लाइन ऑफ साइट है वो इंक्लाइन भी हो सकती है और उस इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट से ही हम एंगल मेजर करके वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट के लिए हम सीधा ए से बी को साइट करते हैं। बी है वो ए के लेवल से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जियोडेटिक सर्विंग के केस में अगर यहाँ से ए से बी की तरफ ये लाइन ऑफ साइट होगी और ये सी वाली जो हिल है इसके नीचे से लाइन ऑफ साइट पास हो रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पासेज बिलो द हिल टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में पूछा है कि इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स का बेस्ट मेथड कौन सा होगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड्स गिवन है। फर्स्ट है एस्टिमेशन। कंटूर्स प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम ये पॉइंट्स मार्क करते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट्स है जिनका हम आरएल हमने कैलकुलेट कर लिया है और अब हम यहाँ पे कंटूर्स प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम एक 600 का कंटूर है, इसको प्लॉट करना है, तो हमें पता है कि यहाँ से ऊपर से हम देखें तो 600 आ रहा है, वो इसके और इसके बीच में आएगा। तो एस्टिमेशन वाले मेथड में हम जस्ट रफली जो आइडिया से यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि इस वाले पॉइंट से 600 आरएल का कंटूर पास होगा। रफली जजमेंट है, कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं और इसको यहां से पास करा दिया। इसके बाद यहाँ पे ये 600 2.3 और है और ये 50 7.4 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच से 600 का कंटूर पास होगा। तो फिर कुछ रफली आइडिया लेके इसको इधर से पास करवा दिया। अगर ये 50 7.4 के ज्यादा पास होता तो इधर से कुछ पास करवा देते कंटूर को। ये 60 2.3 के ज्यादा पास है तो इसलिए इसको कुछ इधर से पास करा देते हैं। कैलकुलेशन नहीं करते हैं, रफली आइडिया है। नेक्स्ट है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस मेथड। इस मेथड में हम लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं। लीनियरली का मतलब है कि हम मान रहे हैं कि आरएल है वो ए से बी तक 2 पॉइंट्स के बीच में लीनियरली वेरी कर रहा है। जैसे कि हम इस और इस पॉइंट को मार्क करें तो ए, अगर मैं इसको ए बोल लूँ इसको बी बोल लूँ, तो इसका आरएल 507.4 है और इस वाले पॉइंट का आरएल है 601.7 है। फॉर एग्जाम्पल ये बीच की डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो बेस होगा ये टोटल, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 2 सेंटीमीटर होगी। अब मुझे वो पॉइंट निकालना है, वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पे आरएल है वो 600 है, क्योंकि मुझे 600 आरएल का कंटूर है वो पास करवाना है, ड्रॉ करना है। तो मैंने ये पॉइंट बीच में मार्क कर दिया, यहाँ पे आरएल है वो 600 है। अब यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का रूल लगा के हम ये डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स कैलकुलेट कर लिया हमने, मान लिया कि आई ये कुछ 1.5 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहां से 1.5 सेंटीमीटर पे इस कंटूर को पास करवा देंगे। तो ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन काफी ज्यादा है और टाइम कंज्यूमिंग काफी ज्यादा होता है ये मेथड। तो क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशंस मेथड। नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड, जहां पे एक ट्रेसिंग पेपर पे हम ये लाइंस मार्क करते हैं।
इस तरीके से 5 लाइंस मार्क की, मान लिया कि इसका RL 90 है, 99 है, और ये जो 2 लाइंस के बीच का जो गैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2 मीटर के RL को। तो 5 लाइंस के बाद में RL हो जाएगा 100, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 101। अब हमें जैसे कि RL कंटूर निकालना है, एक लाइन है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का RL 99.2 है और दूसरे का 100.7 है। तो हम इस ट्रेसिंग पेपर को कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे कि 99.2 वाला जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाए। हमें पता है कि यहाँ पे रीडिंग होगी वो 99.2 होगी, तो ये इस पे आ जाए, और जो 100.7 वाला जो कंटूर है वो ये 100 ये वाला रिप्रेजेंट करेगा 100.8 को, तो ये यहाँ पे आ जाए इस पे। इस टाइप से हम इस पेपर को रोटेट करके एडजस्ट करेंगे पहले, और उसके बाद हमें जो भी कंटूर चाहिए वो हम इस लाइन से प्लॉट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें ये 100.7 है और हमें यहाँ पे इससे कुछ कम, अभी ये सेट नहीं किया हुआ, हम इसको रोटेट करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि ये जो है ये यहाँ पे इससे नीचे आ जाए, क्योंकि ये 100.8 है, ये 101 है, तो 100.8 से कुछ नीचे होगा, ये 100.7 होगा। तो ट्रेसिंग पेपर को हम रोटेट करके एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद ये दोनों लाइन जो भी ये लाइन रीड कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमें हर पॉइंट का RL पता होगा, और हम कंटूर से उनको प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93। यहाँ पे पूछा है कि जब हम कंटूर प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं किसी रूट के सर्वे का मतलब जैसे कोई रोड है या फिर कोई रेलवे है, इस टाइप से किसी रूट के सर्वे का अगर प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? तो इसमें मेथड ऑफ क्रॉस प्रोफाइल यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे कि ये रोड है तो हर एक सेक्शन पे कैसे इसका RL वेरी कर रहा है, कैसे यहाँ पे सरफेस में एलिवेशंस वगैरह हैं, वो हमें रिक्वायर्ड होगा, और वो हम निकालते हैं क्रॉस प्रोफाइल वाले मेथड में। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 में गिवन है कि एक्यूरेसी जो होगी वेरियस पॉइंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंटूर मैप, मतलब हमारे पास एक कंटूर मैप है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स है जिनका हम RL उस कंटूर मैप की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो वहां पे एक्यूरेसी कितनी होगी? तो ये एक्यूरेसी होती है हाफ ऑफ द कंटूर इंटरवल होती है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ऑप्शन ए। बुक मेरे पास अभी जो अवेलेबल है उसमें रेफरेंस बुक में ये नहीं मिल पाया है, बट डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट बुक्स में ये MCQ गिवन है और हर एक में यही आंसर है, तो ये आंसर करेक्ट ही होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95। 95 में गिवन है कि किसी प्लॉट का हम सर्वे कर रहे हैं, प्लॉट ऑफ लैंड का हम प्लेन टेबल से सर्वे कर रहे हैं, तो फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग जो करना है वो साथ साथ में करेंगे या फिर एक के बाद एक करेंगे? तो प्लेन टेबल सर्वे का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि हमें ऑफिस वर्क नहीं करना पड़ता। हम जैसे जैसे मेजर करते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन, वैसे वैसे हम प्लेन टेबल में जो शीट लगी हुई है उसमें प्लॉट करते जाते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग है वो एक साथ ही प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96। 96 में गिवन है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हम प्लेन टेबलिंग में यूज करते हैं और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेज है वो डायरेक्टली हम विदाउट एनी चेन की हेल्प के डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम प्लेन एलिडेट यूज कर रहे हैं तो हमें वहां पे चेन की हेल्प से मेजर करनी होती है हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंसेज है। जबकि अगर टेलीस्कोप एलिडेट है तो ये कुछ वैसा ही होता है जैसे थर्डोलाइट में टेलीस्कोप होता है और हम वहाँ पे टेक्योमेट्री की हेल्प से डिस्टेंसेस मेजर कर लेते हैं। वैसे ही अगर टेलीस्कोप एलिडेट है तो ये कैपेबल है टेक्योमेट्री की हेल्प से डिस्टेंसेस मेजर करने में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। टेक्योमेट्री मेथड होता है वो, अब टेक्योमेट्री हम उसको तब बोलते हैं जब हम थर्डोलाइट को यूज कर रहे हैं। प्लेन टेबल की अगर हम बात करें तो प्लेन टेबल में ये पॉसिबल हो पाता है टेलीस्कोपिक एलिडेट की वजह से। और ये इंस्ट्रूमेंट इसने पूछा है, टेक्योमेट्री मेथड है, टेलीस्कोपिक एलिडेट है, वो इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट पूछा है तो आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 में पूछा ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग, और ये ओरिएंटेशन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे रिसेक्शंस वगैरह के जो मेथड होते हैं उनमें भी ओरिएंटेशन ही करते हैं बेसिकली हम।
तो ये अच्छे से समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे कि ये जो बाहर वाला मैंने दिखाया है ये तो ग्राउंड है, और अंदर वाला जो दिखाया है वो मैप है। अब आपने ये मैप था, आपने या किसी दूसरी टीम ने पहले ये मैप को प्लॉट किया, कुछ चीजें इसमें मिसिंग रह गई, तो आपको भेजा गया कि आपको फील्ड में जाके उनको कंटिन्यू करना है। फील्ड में क्या था, इधर की साइड प्लांट्स थे, इधर ये इस टाइप से कुछ बिल्डिंग बनी हुई थी। अब आपने यहाँ पे लाके इसको रखा मैप को ग्राउंड में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको इस टाइप से घुमाओगे कि ये वाली साइड है वो किसके पैरेलल है, ये वाली साइड किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ये वाली साइड आपको देख के पता चल रहा है कि बिल्डिंग इस डायरेक्शन में दिख रही है मैप में, जबकि ऐसा नहीं है, ये इस डायरेक्शन में होगी। तो आप इस तरीके से इसको रोटेट करोगे 90 डिग्री से, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करोगे, तो अब आपका मैप है वो उसका ओरिएंटेशन हो गया है। ये होता है ओरिएंटेशन। अगर आप ओरिएंटेशन किए बिना ही काम स्टार्ट कर दोगे तो मैप में जो भी इंफॉर्मेशन आप लोड कर रहे हो वो सारी गलत होंगी, और इसलिए ओरिएंटेशन काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब ये तो हमने एक रफली आइडिया लिया कि आपने ऐसे घुमा के इसको रोटेट कर दिया, बट काफी बार इतना सिंपल नहीं होता ग्राउंड के फीचर्स, और इसके कारण मैप और ग्राउंड को आप जस्ट देख के ओरिएंट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ मेथड फॉलो करना पड़ता है ओरिएंटेशन के लिए। तो यही ओरिएंटेशन है। क्वेश्चन 97 में क्या पूछा है एग्जैक्टली कि वो ऑपरेशन जिसमें हम प्लेन टेबल को रिवॉल्व करते हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व करते हैं, और जहां पे सारी लाइंस जो शीट पे हैं वो पैरेलल हो जाएं कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड लाइंस के। जैसे ये वाली लाइन है, ये शीट पे है, ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो हम इसको 90 डिग्री से घुमाएंगे ताकि ये लाइन इसके पैरेलल आ जाए। इसी तरीके से ये वाली लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल आ जाए। यही ओरिएंटेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेवलिंग आपको पता होगा कि पूरा प्लेन टेबल है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, तो वो लेवलिंग है। सेंटरिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे किसी पॉइंट पे हमने टेबल को सेट किया है, जैसे ये प्लेन टेबल का ये लगाया हुआ है यहाँ पे ट्राइपॉड, और इसके नीचे ये एरो से हमने मार्क किया हुआ है कोई पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हमें टेबल को सेट करना है। हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब टेबल के ऊपर तो इतने सारे पॉइंट्स है, एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है जो कि ग्राउंड के इस पॉइंट को मैप में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम एक प्लम्बिंग फोर्क यूज करते हैं। वो कुछ ऐसा सा होता है, तो यहाँ से एक प्लम बॉब लगाएंगे और इस टाइप से कि प्लम बॉब है वो जस्ट एरो के ऊपर रहे। अब प्लम्बिंग फोर्क का जो दूसरा एंड होगा वो कुछ ऐसा होता है शार्प सा, तो उसका ये वाला जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा शीट के ऊपर ग्राउंड के इस वाले पॉइंट की पोजीशन, और यही सेंटरिंग होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि मैप पे पॉइंट हमें बना हुआ है, हमें उस पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है, तो सेम मेथड ही वहां पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी से क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि कहीं पे किसी स्टेशन पे हम प्लेन टेबल को सेट कर रहे हैं, तो कौन सा पहले करते हैं प्रोसीजर या फिर साथ में करते हैं। लेवलिंग और सेंटरिंग और ओरिएंटेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करते हैं लेवलिंग, उसके बाद सेंटरिंग की जाती है। आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी गिवन है कि हम दोनों को साथ साथ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हम पहले लेवलिंग करते हैं, और लेवलिंग से पहले हम या साथ में हम सेंटरिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लेवलिंग के टाइम पे हमें लेग्स को मूवमेंट करवाने की जरूरत होती है, और उस कारण से अगर सेंटरिंग पहले से की हुई है तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो बेसिक लॉजिक इसका यही है कि पहले लेवलिंग किया जाता है, जब सेट हो गया उसके बाद सेंटरिंग की जाती है। यहाँ पे आंसर की में आंसर सी गिवन है। आपको अगर ये एग्जाम में आता है तो करेक्ट कराने के लिए रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो रेफरेंस के लिए भी मैंने यहाँ पे शो किया है। एक तो यहाँ पे भी इसने गिवन है कि सेटिंग में कैसे कैसे करते हैं, पहले लेवलिंग गिवन है, फिर सेंटरिंग गिवन है, फिर ओरिएंटेशन गिवन है, बट यहाँ पे क्लियरली नहीं गिवन है कि इसी ऑर्डर में किया जाता है क्या, हालांकि इसी ऑर्डर में किया जाता है। तो प्रोसीजर जहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया डिफरेंट मेथड्स का, जैसे कि यहाँ पे रेडिएशन मेथड है,
इसका प्रोसीजर जब एक्सप्लेन किया है यहाँ पे तो लिखा है कि सेट द टेबल टी, सेट मतलब आपको ट्राइपॉड रखना है, उसके ऊपर टेबल को क्लैम्प करना है, उसके बाद लेवल इट, नेक्स्ट स्टेप होगा लेवलिंग, और थर्ड होगा ट्रांसफर द पॉइंट ऑन द शीट बाय मींस ऑफ प्लम्बिंग फोर्स, जो कि होता है सेंटरिंग। तो आप इसकी हेल्प से ऑब्जेक्शन फाइल्स कर सकते हो एग्जाम में। और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जो आंसर की में आंसर है वही करेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स काफी डेप्थ में पढ़ते हैं और वो स्टूडेंट जरूर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। उस केस में फिर आपने किया भी है अपनी तरफ से, पढ़ा हुआ भी है, उसके बाद भी गलत हो जाएगा, तो जो सही है उसको पढ़ें। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम उस बुक में इसका यह आंसर गिवन है। तो मुझे अपनी तरफ से जो बेस्ट लग रहा है मैं आपको वो विद रेफरेंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप उससे कन्विंस हो कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो सही किया है तो आप फॉलो कर सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है या आप उससे कन्विंस नहीं हो तो उस केस में आप किसी दूसरी बुक को फॉलो कर सकते हो। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई करना और उसको एक्सप्लेन करना ये चीज मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। दूसरा, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मेथड भी गिवन है। ये बीसी पुनिया की बुक के ये पेजेस सारे सर्वेइंग फर्स्ट की जो बुक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन का मेथड जहाँ पे एक्सप्लेन किया वहां पे भी सेम लिखा हुआ है। पहले सेट करेंगे, फिर लेवल करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे पॉइंट को, मतलब सेंटरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेवलिंग इज डन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99। क्वेश्चन 99 में पूछा है कि कुछ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स हैं, तो प्लेन टेबल सर्वे में उनको प्लॉट करने के लिए हम कौन सा मेथड का यूज करेंगे। इनएक्सेसिबल पॉइंट से यहाँ पे मतलब है जैसे कि यहाँ पे कोई रिवर आ गई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इधर कहीं पे आपने प्लेन टेबल लगाया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप मार्क करना चाहते हो अपने मैप पे, बट आप यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह मेजर नहीं कर सकते, तो उस केस में कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो ये मेथड होता है इंटरसेक्शन। हम इसको डिटेल में समझते हैं कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। ये इंटरसेक्शन मेथड का डायग्राम है। सबसे पहले तो जहां पे भी ये इस टाइप का डायग्राम हो आपको आइडिया होगा कि छोटा वाला जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है ये मैप होता है, और जो आउटर वाला बड़ा वाला होता है ये होता है एक्चुअल में जो ग्राउंड है। यहाँ पे अब हमारे पास इतने सारे इनएक्सेसिबल पॉइंट्स हैं जी, इन सबको हमें मार्क करना है इंटरसेक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम एक स्टेशन है यहाँ पे ए, जिसपे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, इस ए पॉइंट को हमने मैप पे ट्रांसफर किया सेंटरिंग से, ये आ गया पॉइंट ए। अब यहां से हम डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर सकते बट साइड तो कर सकते हैं, सी डी ई एफ जी सारे पॉइंट्स को। तो सारे पॉइंट्स को साइड करते हुए इस टाइप से लाइंस मार्क कर दी हमने, यहाँ पे सारी लाइंस आ गई, बट डिस्टेंस मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम पॉइंट नहीं मार्क कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम इसको दूसरे स्टेशन पे ले जाएंगे प्लेन टेबल को, और दूसरा कोई स्टेशन है बी। इस स्टेशन में हमने इसको यहाँ पे सेट किया। पहले हमें इसका ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन रफली पहले हम कंपास से कर लेंगे, उसके बाद बैक साइटिंग से करेंगे। बैक साइटिंग में क्या होता है, जैसे कि ये है ये स्टेशन ए है, ये बी है, तो ए से हमने बी की तरफ भी एक लाइन बना दी थी। अब जब हम बी पे लेके गए तो हमने इस टेबल को इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में घुमा के कुछ ऐसा सेट कर दिया कि बी से अगर हम एलिडेट से देख रहे हैं तो ये ए पॉइंट जो है वो इस लाइन ऑफ साइट के अलोंग है। अगर ओरिएंटेशन नहीं है कंप्लीट तो कुछ ऐसा होगा कि बी ए लाइन मैप में ऐसे बन रही होगी और ए है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ गई और इसी डायरेक्शन में आगे ए है, तो अब ये ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें डायरेक्शन पहले से मिली हुई है, सेम हम करेंगे बी से, कि बी से हमने हर एक डायरेक्शन में लाइंस मार्क की। ये ए से जी की तरफ लाइन पहले से बनाई हुई थी, सेम हमने बी से जी की तरफ लाइन बनाई और ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, तो ये वाला हो गया पॉइंट जी। ये तो हमें पता था कि इस लाइन के अलोंग पॉइंट जी है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है ये नहीं पता था, तो दूसरी लाइन से हमें तो पता चल गया कि दोनों जहां कट कर रही है वहां पे जी हो जाएगा। इसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं और ये होता है मेथड्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग कुछ वैसा ही होता है जैसे थ्योडलाइट वगैरह की हेल्प से हम करते हैं, कि जैसे कि ये पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, पहले हमने प्लेन टेबल को यहाँ सेट किया और इन दोनों लाइंस को मार्क कर दिया।
और हमने यहाँ पे इसको डिस्टेंस मेजर करके प्लॉट भी कर दिया। फिर इस वाले पॉइंट पे ले जाके हमने टेबल सेट की, फिर यहाँ पे की, फिर यहाँ पे की। तो यह होता है ट्रैवर्सिंग। रेडिएशन में होता है कि स्मॉल एरिया के लिए हम करते हैं, और जैसे कि ये एरिया है, हमने यहाँ पे प्लेन टेबल को सेट किया और डिफरेंट डायरेक्शन में रे मार्क करते हुए इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, ये होता है रेडिएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे पूछा है कि 3 पॉइंट की हेल्प से कहीं पे हम जो प्लेन टेबल की पोजीशन है उसको लोकेट कर रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड होता है? कि प्लेन टेबल पे कोई मैप लगा हुआ है, वो मैप पहले बनाया हुआ था हमारा, अब हमें उसको वापस से ग्राउंड में ले जाके उस पर कुछ काम करना है। तो सबसे पहले उसको हम सेट करेंगे, वहां पे ओरिएंटेशन करेंगे, और ये ओरिएंटेशन किया जाता है डिफरेंट मेथड से। यहाँ पे एक मेथड है 3 पॉइंट प्रॉब्लम, जहां पे हम किसी 3 पॉइंट्स की हेल्प से ओरिएंटेशन करते हैं। तो वैसे तो नाम से भी पता चल रहा है कि 3 पॉइंट्स की हेल्प से कर रहे हैं, तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिसेक्शन के ही मेथड होते हैं, एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता है, एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसने डायरेक्टली दिया है कि 3 नॉन पॉइंट्स की हम हेल्प लेंगे, तो ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन 101 में पूछा है कि फिक्स और प्लेन टेबल 3 अननोन पॉइंट्स की हेल्प से अगर हम कर रहे हैं तो वो गुड कब होगा? तो इसका इतने अच्छे से तो एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया मुझे, बट ये क्वेश्चन काफी सारी बुक्स में गिवन है और आंसर हर जगह यही है। और दूसरा जो लेहमान रूल हमने पहले डिस्कस किया, वहां पे भी जो डायग्राम बनाए हुए उन सब में जो मिडिल वाला पॉइंट था बी, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल बन रहा था वहां पे, ग्रेट ट्राइंगल, तो मिडिल वाला पॉइंट जो बी था वो पी पॉइंट के सबसे क्लोज था वहां पे सारे क्वेश्चंस में। तो आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा कि मिडिल स्टेशन अगर नियरेस्ट है तो उस केस में ये गुड फिक्स होगा। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। ये एक लेहमान मेथड है, उससे लिया गया है। ये है एक रिसेक्शन मेथड का एक टाइप है। रिसेक्शन के 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, एक 2 पॉइंट प्रॉब्लम और एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के फिर सेपरेट 3 मेथड हैं, और इन तीनों पे ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इन टॉपिक्स को पूरा यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं हर एक इस मेथड का, इसका और इन तीनों का, चारों मेथड्स का एक 5-7 मिनट का वीडियो बना के इनको कंप्लीटली कवर करूं। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हो कि इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना, तो उतना हम उस लेवल तक क्वेश्चंस में भी कवर कर लेंगे। क्वेश्चन 102 में पूछा है कि प्लेन टेबल को हम फिक्स कर रहे हैं, कहीं पे सेट कर रहे हैं, ओरिएंट कर रहे हैं, तो 3 पॉइंट नॉन पॉइंट्स की हेल्प से वो नहीं हो पाएगा, वो बैड फिक्स होगा। वो किस केस में होगा? तो लेहमान मेथड होता है, उसको हम ट्राइंगल ऑफ एरर मेथड भी बोलते हैं, या ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जैसे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, उस पॉइंट को हमने यहाँ पे मार्क किया, रफली हमने ओरिएंट किया अपने अप्रोक्सीमेशन से इस टाइप से कि ए है वो ग्राउंड पे जो ए पॉइंट है उसकी तरफ हो, ये बी है ये बी की तरफ साइट हो रहा है, सी है वो सी की तरफ साइट हो रहा है, और रफली ओरिएंट कर लिया। कैपिटल ई जो ग्राउंड पे पॉइंट है उसको मैप में शो किया गया स्मॉल ए से, इसी तरीके से बी को किया गया स्मॉल बी से। रफली ओरिएंट करने के बाद हमने टेबल को ये लाइन जो है वो मार्क की, लाइन ऑफ साइट इस तरीके से रखा कि ये जो यहां से जो इस पॉइंट से जो लाइन ऑफ साइट पास हो रही है वो इस ए से जा रही हो और इस ग्राउंड वाले ए पॉइंट को भी बाइसेक्ट कर रही हो। इसी तरीके से हमने बी के लिए लाइन बनाई, ए के लिए ये लाइन आ गई, बी के लिए ये लाइन आ गई, सी के लिए जब लाइन बनाई तो सी के लिए लाइन आई ये वाली। अगर ये ओरिएंटेशन करेक्ट होता जो हमने अप्रोक्सीमेटली किया था, तो उस केस में ये तीनों एक पॉइंट पे मिलते, उस केस में इस तरीके से ये तीनों लाइंस मिलती। बट अभी करेक्ट नहीं है ओरिएंटेशन, इसलिए यहाँ पे ट्राइंगल में मिल रही हैं और इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ एरर। इसके अलावा जो मैप पे ए बी और सी की पोजीशन है, अगर हम उनको कनेक्ट करके ट्राइंगल बनाए तो हम उसको बोलते हैं ग्रेट ट्राइंगल,
और अगर हम ऐसा एक सर्किल मार्क करें जिसके लिए ए, बी और सी हैं वो तीनों सरकमफ्रेंस पे आए, सर्किल का कंडीशन है कि ए, बी और सी तीनों सरकमफ्रेंस पे आ रहे हैं, तो इस सर्किल को हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल, जो कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। अब यहाँ पे डिफरेंट रूल्स होते हैं कि हम किस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट चूज करेंगे, इन पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट अभी हमसे इसके बारे में नहीं पूछा गया है। इसमें एक स्पेशल केस होता है कि जैसे ए, बी और सी तो ग्रेट सर्किल पे लाई कर ही रहे हैं, इन केस अगर पी भी ग्रेट सर्किल पे लाई कर जाए, जैसे कि पी पॉइंट है, पी पॉइंट वो है जो ग्राउंड वाला जो स्टेशन है जिसपे प्लेन टेबल लगी हुई है, ओरिएंटेशन अगर करेक्ट हो गया उसके बाद में जो ग्राउंड वाला स्टेशन जिसपे हमने प्लेन टेबल लगाई हुई है उसको हम मैप में लोकेट करें तो वो पॉइंट पी है। तो अगर यहाँ पे ए, बी और सी और ये पी तीनों ही अगर ग्रेट सर्किल पे आ गए हैं तो उस केस में अगर ओरिएंटेशन सही नहीं है फिर भी यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ एरर ना बन के एक पॉइंट ही बनेगा। जैसे P है, इसको मैं A से मिलाऊं, B से यहाँ पे कनेक्ट करूं, C से कनेक्ट करूं, तो ये एक पॉइंट पे ही मिलेंगे चाहे ओरिएंटेशन मेरा कितना ही गलत हो। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला मेथड काम नहीं कर पाता जो लेहमैन मेथड है, और ये बिग बैड फिक्स है क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि तीनों जो लाइन ऑफ साइट है वो एक पॉइंट पे मिल रही है, इट मीन्स मेरा ओरिएंटेशन करेक्ट है, बट ऐसा सिर्फ इसकी ज्योमेट्री की वजह से हो रहा है। ये सारों पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट से अगर हम 3 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो वो तीनों लाइन ऑफ साइट है वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है इस मेथड का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लेन टेबल स्टेशन को हम पी से डिनोट कर रहे थे, तो प्लेन टेबल स्टेशन अगर सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल या फिर ग्रेट सर्किल सेम ही है दोनों, उस पे अगर लाई कर रहा है तो उस केस में इसको हम बोलेंगे बैड फिक्स और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 भी लेहमान रूल से, ये क्वेश्चन 103 भी लेहमान के रूल के रिगार्डिंग है। यहाँ पे 2 रूल्स को स्पेसिफिकली फोकस करके क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं, तो इन रूल्स को पहले हम समझते हैं फिर ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये ट्रायंगल ऑफ एरर है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट रिपीटेशन करना है, तो उससे पहले हमें नई पोजीशन ढूंढनी होगी। पहले हमने ये पॉइंट लिया था कि हमने माना था कि P जो जिस स्टेशन पे हमने टेबल लगाई हुई है वो पॉइंट ये P है, लेकिन ये सही नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये ट्रायंगल ऑफ एरर बना। तो नेक्स्ट जो हम पॉइंट कंसीडर करेंगे नेक्स्ट रिपीटेशन के लिए, तो फिर से कोई दूसरा हम अप्रोक्सीमेट पॉइंट चूज करेंगे, और ये एक्यूरेट पूरी तरीके से तब हो जाएगा जब ट्रायंगल ऑफ एरर एलिमिनेट हो गए, पॉइंट पे ये तीनों लाइन ऑफ साइट मिलने लग जाएंगे। लेकिन हम कितना हर एक स्टेप पे हर एक रिपीटेशन में हम कितना एक्यूरेट हो रहे हैं, ये इस पे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम नेक्स्ट जो अप्रोक्सीमेट पोजीशन चूज कर रहे हैं वो कितनी सही डायरेक्शन में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट पोजीशन चूज करने के लिए कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पे जैसे कि ये नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट पोजीशन लिए P डैश, कि यहाँ पे जो हमने P के लिए किया था सेम हम रिपीट करेंगे P डैश वाले पॉइंट के लिए। लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, ट्रायंगल ऑफ एरर बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन जो अप्रोक्सीमेट है वो चूज करेंगे। अब यहाँ पे जिन 2 रूल्स पे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं उनमें पहला तो यह है कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन हमारे पास है और 3 पॉइंट हमें ग्राउंड में दिख रहे हैं, एक जगह हमने प्लेन टेबल लगाई हुई है, तो तीनों स्टेशन में कोई होगा तो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, कोई कम डिस्टेंस पे होगा। तो इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि हम P डैश जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट पोजीशन ले रहे हैं वो हम कैसे चूज करें। एक गाइडलाइन उसमें यह है कि P डैश की पोजीशन इस तरीके से चूज की जाए कि इसकी जो लाइन ऑफ साइट है उससे ये जो डिस्टेंस है, जो ये वाली जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैं A वाले पॉइंट के रिगार्डिंग कंसिडर कर रही हूँ, तो ए की जो ये लाइन ऑफ साइट है, ये जो लाइन ऑफ साइट है इसकी P डैश से जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल मैं उसको x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो वो प्रोपोर्शनल हो P A डिस्टेंस के। P यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट है जहाँ पे स्टेशन लगाया हुआ है, A यहाँ पे दूसरा ये पॉइंट है। कहने का मतलब है जो पॉइंट जितना दूर है ग्राउंड स्टेशन से उस पॉइंट की लाइन ऑफ साइट भी P डैश से उतनी ही दूर होनी चाहिए।
अगर कोई पॉइंट पास है तो उसकी लाइन ऑफ साइट से उस पॉइंट की डिस्टेंस भी पास होनी चाहिए। ये एक रूल है। यही यहाँ पे ऑप्शन ए में इसने बात की है, लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये बोला लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो हम करेंगे वो डिस्टेंस जो 3 रेज से होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उन पॉइंट्स की डिस्टेंस के, जो हमने लिखा था कि x प्रोपोर्शनल है पी ए के। तो x थी वो उस स्टेशन की लाइन ऑफ साइट से डिस्टेंस थी, और वो यहाँ पे बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ द 3 रेज फ्रॉम द नॉन पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द दियर डिस्टेंसेस। मतलब पी ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द नॉन पॉइंट्स इन प्रोपोर्शन टू दियर डिस्टेंसेस। तो ए है वो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। बी और सी है एक दूसरा स्टेटमेंट है, उस पर बेस्ड है, दूसरा रूल है जो कि ये कहता है कि जब हम पीडीएस की नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट पोजीशन चूज कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल ये है कि जो पीडीएस की हम पोजीशन चूज कर रहे हैं वो इन तीनों लाइन ऑफ साइट के एक ही साइड में आनी चाहिए, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। जैसे कि ये पीडीएस है, ये इस वाली लाइन ऑफ साइट के भी राइट साइड में है, इस बी वाली लाइन ऑफ साइट के भी राइट साइड में है, और इस वाली लाइन ऑफ साइट के भी राइट साइड में है। तो इस टाइप से हमें पोजीशन चूज करनी है कि तीनों रेज के या तो लेफ्ट साइड में आ रहा हो या फिर तीनों के ही राइट साइड में आ रहा हो। और बी में जो स्टेटमेंट गिवन है वो इसका अपोजिट है। यहाँ पे गिवन है कि जब हम गिवन पॉइंट्स के डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो एक के राइट साइड में हो और अदर रे के लेफ्ट साइड में हो, जबकि ऐसा नहीं है, तीनों के सेम साइड होता है। तो ये गलत हो गया। सी में इसने थोड़ा सा 2 रूल्स को मिक्स सा कर दिया है। थर्ड रूल जो है जो इसने सी में थोड़ा सा यूज किया है। नेक्स्ट रूल के लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कौन से 2 पॉइंट नजदीक के हैं, कौन सा एक पॉइंट है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे अगर हम राउंड से देखें तो ए सबसे ज्यादा दूर है, तो ए मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट हो गया। बी और सी है वो नियरर पॉइंट हो गए। तो थर्ड रूल ये कहता है, उसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम देखते हैं जो ज्यादा क्लोजर लुक है, कि जो नजदीक वाले पॉइंट्स को साइट करने वाली रेज है वो बी और सी है नजदीक वाले पॉइंट्स। तो ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट को एक तो हम ई बोल रहे हैं। तो एक ये भी रूल होता है कि ये जो ई पॉइंट है ना, ये पी डैश और इस लाइन ऑफ साइट के मिडिल में हो, जो डिस्टेंस वाला पॉइंट। तो ये मैंने पी डैश और लाइन ऑफ साइट को यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो ये इनका बीच का पॉइंट है, तो ई इसके ऊपर आ रहा है। मतलब ई पॉइंट जो है वो इसकी इधर से डिस्टेंस और इधर से जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम हो। तो ये थर्ड रूल है कि पी डैश को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि पी डैश की ई की जो पी डैश से डिस्टेंस है और जो सी की लाइन ऑफ साइट से ई की डिस्टेंस है वो दोनों सेम हो। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो गिवन, एक तो ये मैंने पहले मेंशन नहीं किया, ये उस कंडीशन जो थी उसके केस के लिए थी जब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो सरकमफ्रेंस वाला जो सर्किल है या ग्रेट सर्किल है उसके बाहर है। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लोकेशन है वो हमेशा अपोजिट साइड होगी। किसके अपोजिट साइड? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मतलब पी डैश। पी डैश बोल रहा है अपोजिट साइड होगा मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट की जो रे है, मतलब जो ए वाली लाइन ऑफ साइट थी और जो इंटरसेक्शन थी दूसरी 2 रे का, जो कि पॉइंट था ए। अगर हम इसको डायग्राम पे देखें तो इसका कहने का मतलब है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि ई पॉइंट जो है, पी डैश जो है वो ई के जिस साइड है उसके अपोजिट साइड होगा इस वाली रे के, जबकि ऐसा नहीं है। पी डैश है वो राइट साइड में है, ई के भी राइट साइड में है और इस वाले के भी राइट साइड में होगा, क्योंकि ई इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो तीनों रेज के एक ही साइड में होता है, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के भी उसी साइड होगा। तो यहाँ पे इसने ये गलत लिख, तो यहाँ पे ये जो अपोजिट साइड लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। यहाँ पे सेम साइड होता तो इस केस में ये ऑप्शन सही हो सकता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। यहाँ पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम का मेथड होता है बेसेल्स मेथड, जिसको ग्राफिकल मेथड भी बोला जाता है।
उसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेप्स, ऑप्शंस में स्टेप्स गिवन है और हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसका प्रोसीजर समझते हैं। एक तो यहाँ पे ये पाइवट पॉइंट का टर्म काफी यूज होता है, तो पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कि ये बी पॉइंट है मैप पे, ये ए पॉइंट है मैप पे, और हमने एलिडेट को इस तरीके से रखा हुआ है कि ये लाइन ऑफ साइट है, तो इस वाले पॉइंट को बोला जाता है पाइवट पॉइंट। इसके अबाउट एलिडेट को ऐसे या फिर ऐसे या कैसे भी हम रोटेट करते हैं, तो इसको बोला जाता है पाइवट पॉइंट। और ये टर्म काफी बार यूज होती है बेसल्स मेथड में, तो समझना जरूरी है। ये ए बी और सी है, ये ग्राउंड के पॉइंट्स हैं। ये स्मॉल ए बी और सी इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैप पे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिडेट को इसके अलोंग रखेंगे, ए बी के अलोंग बी पे पाइवट करते हुए, और हम ए को साइड करेंगे। ए को साइड किया हमने और टेबल को क्लैंप कर दिया, टेबल की पोजीशन फिक्स हो गई। अब हम यहाँ से इसी पे पाइवट करते हुए हम सी को साइड करेंगे, सी को साइड करेंगे, और ये जो लाइन है एक्स वाई, इस लाइन को हमने मार्क कर दिया। जो सी की डायरेक्शन में लाइन आ रही थी एक्स वाई, उसको हमने मार्क कर दिया। ये ओरिएंटेशन अभी सही नहीं है, अगर सही होता तो ये लाइन आती इस सी और इस सी को कनेक्ट करने वाले डायरेक्शन में। तो अभी हमने इसको और इम्प्रूव करना है, करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने एलिडेट को इस तरीके से रखा, ए है अभी पाइवट पॉइंट है, और हमने इसको रोटेट किया प्लेन टेबल को कि ये बी को साइड कर रहे हैं, बी को बाइसेक्ट करने वाली डायरेक्शन में इसको रोटेट किया और हमने इसको यहाँ पे क्लैंप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लेन टेबल की पोजीशन फिक्स रखेंगे और यहाँ से एलिडेट को हमने रोटेट करते हुए इधर इस पोजीशन में रख के सी को बाइसेक्ट करवा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हमने ये लाइन मार्क की, ये लाइन एक्स वाई वाली लाइन को कट करिए सी डैश पे, तो ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया यहाँ पे सी डैश। इसके बाद अगला जो स्टेप, उसमें हमने एलिडेट को सी डैश की डायरेक्शन में यहाँ पे रखा और इसको रोटेट करवाया जब तक कि ये सी को बाइसेक्ट ना करे। प्लेन टेबल को हम रोटेट करा रहे हैं कि ये लाइन ऑफ साइट, जो ये एलिडेट की जो लाइन ऑफ साइट आ रही है वो सी डैश को, इसको ग्राउंड में सी है उसको बाइसेक्ट करे। तो ये लास्ट स्टेप है। ये करने के बाद में ये सी डैश सी जो था ये इस लाइन में आ गया यहाँ पे, और अब ये टेबल कंप्लीटली ओरिएंट हो चुकी है। तो अब ऑप्शंस जो गिवन है उनमें डी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे गिवन है कि पहले हम 2 पॉइंट्स को चूज करते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ रेड ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उससे हम प्रीवियसली ड्रॉन जो रेज है उसकी तरफ डायरेक्ट करते हैं, और इसके बाद ओरिएंटेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 2 प्रीवियसली ड्रॉ किए गए पॉइंट से सी सी डैश, तो फाइनल स्टेप में हमने सी सी डैश को जो कैपिटल वाला सी ग्राउंड वाला पॉइंट है उसके साथ बाइसेक्ट करते हुए लाइन ऑफ साइट बनाई, और उस ये फाइनल स्टेप था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105। 105 में पूछा है कहीं पे हमें प्लेन टेबल को ओरिएंट करना है टू इनएक्सेसिबल पॉइंट्स की मेथड्स की हेल्प से। तो ये मेथड होता है, तो ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन ए में इंटरसेक्शन गिवन है। इंटरसेक्शन मेथड हम यूज करते हैं जब हमें इनएक्सेसिबल पॉइंट्स को प्लॉट करना हो। ये ऑलरेडी प्लॉटेड इनएक्सेसिबल पॉइंट्स हैं मैप में, हमें इनकी हेल्प से ओरिएंटेशन करना है, तो ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106। यहाँ पे एक मेथड का प्रोसीजर गिवन है जो कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम वाला मेथड है, उसका ही एक अल्टरनेटिव तरीका है करने का सोल्व। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए वो सिंपल इतनी है कि जो सी है वो इस टाइप से हम सेलेक्ट करें कि वो ए बी के साथ में, जैसे ए बी लाइन है तो सी भी इसी लाइन पे लोकेटेड हो, इन लाइन हो उसके साथ। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती है इजीली, इसलिए इसके रिजल्ट होते हैं एक्यूरेट करेक्ट होते हैं। दूसरा एक और 2 पॉइंट प्रॉब्लम का मेथड है जहां पे कि रिक्वायरमेंट है एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसके जो रिजल्ट है वो उतने रिलायबल नहीं होते। तो यहाँ पे इस मेथड का जो होगा वो एक करेक्ट होगा, और करेक्ट के साथ में मैनिफोल्ड होगा, मतलब डिफरेंट 2 पॉइंट प्रॉब्लम के 2 मेथड है, उनमें से ये एक मेथड है, यूनिक मेथड नहीं है ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम का जो मेथड है रिसेक्शन का, उसी के 2 टाइप में से एक अल्टरनेटिव मेथड है।
तो मैनीफोल्ड का मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड्स में से ये एक है, ऐसा कुछ यूनिक नहीं है और ये करेक्ट है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 107। नेक्स्ट है, ये भी 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड के रिगार्डिंग है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड में एक तो हमें इंस्ट्रूमेंट को 2 डिफरेंट लोकेशंस पे सेट करना होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और इसका जो फर्स्ट वाला मेथड था उसमें हमने भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए, वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो इसलिए एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं रहती उसमें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 पॉइंट प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है कि ये इनएक्सेसिबल पॉइंट्स की हेल्प से रिसेक्शन या ओरिएंटेशन करने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे ए है वो गलत हो गया, बी भी गलत है, बेटर एक्यूरेसी इसमें नहीं मिलेगी, सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये पॉइंट्स इनएक्सेसिबल है, याद रखना आपने, पॉइंट्स इनएक्सेसिबल है तो उस केस में हमेशा 2 पॉइंट प्रॉब्लम होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 108 में पूछा है कि एक्यूरेसी ऑफ फिक्स बाय 2 पॉइंट प्रॉब्लम होगा, वो रिलायबल है, गुड है, यूनिक है, बैड है। तो यहाँ पे नॉट रिलायबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, और ये 2 पॉइंट प्रॉब्लम में गिवन है एक पॉइंट, 2 डिफरेंट मेथड्स हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम के, उसमें एक मेथड में ये गिवन है कि ये रिलायबल नहीं है उतना ज्यादा, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। यहाँ पे पूछा है कि प्लेन टेबल की वर्किंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो फर्स्ट ए स्टेटमेंट में गिवन है कि कंटिन्यूअस लाइंस हम हर एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से बनाते हैं। बी में गिवन है कि शॉर्ट रेज हम बनाएंगे जो कि सफिशिएंट होंगी पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए, जैसे कि हम रेडिएशन मेथड कर रहे हैं, और ये पॉइंट है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हमने रखा हुआ है, ये मैप है और ये ग्राउंड है। अब हमें जैसे कि ए पॉइंट लोकेट करना है, तो पहले तो एलिडेट से इधर साइट करेंगे, उसके बाद इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। प्लेन टेबल के नीचे जो प्लम बाउ से U4 की हेल्प से हमने जो ग्राउंड स्टेशन पे सेंटरिंग की करके पॉइंट मार्क किया है, उस पॉइंट की हम ए से डिस्टेंस मेजर करेंगे। उस डिस्टेंस को कोई जो भी स्केल हम यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि इतनी डिस्टेंस ग्राउंड में है तो वो मैप में कितनी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगी, और उसके बाद हम उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, इतनी डिस्टेंस पे है ए पॉइंट लोकेटेड है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो हम कंटिन्यूअस लाइंस नहीं बनाते, हमें उतनी लेंथ चाहिए लाइन की जितने भी हमारे पॉइंट है वो आ जाएंगे, क्योंकि इससे आगे अगर आपने लाइन मार्क की है तो इरेज करना पड़ेगा और फालतू में शीट है वो रफ होगी। तो बी यहाँ पे करेक्ट है, ए रॉन्ग है। सी में गिवन है कि इंटरसेक्शन है वो हम ऑब्टेन करते हैं ड्रॉइंग सेकंड रेज, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। ड्रॉइंग रेज फ्रॉम सेकंड स्टेशन, सेकंड रेज से क्लियर नहीं हो रहा है। इंटरसेक्शन में हम एक स्टेशन से लाइन मार्क करते हैं, फिर दूसरे स्टेशन से लाइन मार्क करते हैं, और उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमें उसका पोजीशन देता है, तो सी भी सही नहीं है। डी में गिवन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स हम किसी भी स्टेशन से पॉसिबल है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही स्टेशन से सारे का सारा कवर करना है, डिपेंड करता है कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो हम रेडिएशन के बजाय कुछ और मेथड भी यूज कर सकते हैं, और उस केस में हमें एक ही स्टेशन से सारी जो रीडिंग है, जो साइट्स वगैरह है वो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि डी भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 110। क्वेश्चन 110 में पूछा है कि कोई प्लेन टेबल है, वो एलिडेट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल नहीं है, जैसे ये एलिडेट है तो इस डायरेक्शन में ये टेबल है ये थोड़ी सी टिल्टेड है, उस केस में लाइन ऑफ साइट है वो फिडुशियल एज के पैरेलल किस कंडीशन में होगी। जो एलिडेट होता है उसके 2 एज होते हैं, एक एज पे स्केल बना होता है जिसको हम वर्किंग एज भी बोलते हैं और जिसको हम फिडुशियल एज भी बोलते हैं। उसके लिए यहाँ पे पूछा है कि वो लाइन ऑफ साइट के पैरेलल कब होगा। तो प्लेन टेबल का बेसिक प्रिंसिपल है, स्पेशली जब हम नॉर्मल वाला एलिडेट यूज कर रहे हैं, सिंपल वाला, वहां पे लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तभी फिडुशियल एज भी उसके पैरेलल होगा लाइन ऑफ साइट के, और हम करेक्टली सर्वे कर पाएंगे।
तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वो इंक्लाइंड है तो उस केस में लाइन ऑफ साइट है वो फिड्यूशियल एज के पैरेलल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।